रुपेश जी ज़रा गौर फरमाइएगा। कोई क्या डराएगा मौत के मंजर से, कोई क्या डराएगा मौत के मंजर से, बंदे में हौसला हो तो खुजा भी सकता है खंजर से। हाय, मैं नीरज ठाकुर, बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट। तो नीरज भाई, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, जब से मैं आपको देख रहा हूँ, आप उसके काफ़ी पहले से आप काम करते आ रहे हो फिल्म इंडस्ट्री में। तो जो भी मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कैसे मेकअप आर्टिस्ट बने, कैसे इंडस्ट्री में आए, किसके थ्रू आए और आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस लिए हैं। तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए आप। ये मेरी जर्नी तो बहुत बड़ी है। हम्म। मैं आपको एक शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूँ। मैं पहले मतलब सोचा भी नहीं था कभी कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करूँगा। मैं पहले था आइडिया में, आइडिया सेलुलर। उसमें मैं एज अ टीम लीडर था। ओके। बट साल भर के करीब मैंने वहाँ पे काम किया। अच्छी खासी सैलरी भी थी, सैटरडे संडे 9 to 5 जॉब, सैटरडे संडे छुट्टी। फिर मेरे मामा थे इंडस्ट्री में, वो फ़ोटो शूट वगैरह, फैशन शूट वगैरह करते थे। उनका डेथ हो गया। तो मतलब मैं ऐसे पार्ट टाइम में मतलब जिस दिन सैटरडे संडे को छुट्टी रहा तो उनके साथ घूमने जाना है, मॉडल्स वगैरह सब, मतलब थोड़ा अच्छा लगता था, चकाचौंध। तो मैं उनके साथ जाता था। तो फिर वहाँ पे मतलब मामा अगर थोड़ा जैसे चाय कॉफ़ी कर रहे तो आप थोड़ा टचअप कर दो, तो नॉर्मल अपना पफ वगैरह करना, कॉम्पैक्ट वगैरह घुमाना, ये मैं थोड़ा बहुत सीख चुका था। फिर आइडिया कंपनी से मतलब मेरा थोड़ा हो गया इशू, तो मैंने छोड़ा। फिर मैं काफ़ी मतलब बाकी जगह इंटरव्यू वगैरह दे रहा था नए जॉब के लिए, तो मेरे हिसाब का जॉब मुझे मिल नहीं रहा था जैसा मुझे चाहिए था। फिर मामा का फ़ोटोशूट वगैरह कंटिन्यू चलता था, तो वो बोलते थे चलो जाते हैं, थोड़ा घूमने को भी मिल जाएगा, थोड़ा माहौल चेंज हो जाता था। तो मैं उनके साथ जाता था और फ़ोटोशूट वगैरह में उनका हेल्प करता था। धीरे 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 फिर मुझे अच्छा लगने लगा और मैंने वहाँ से कंटिन्यू अपनी जर्नी स्टार्ट किया वहाँ से किया। बेसिकली। ओके। तो आप कितने सालों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? एग्जैक्टली बोलूँ तो मतलब कम से कम 15 या 16 साल। 15-16 साल से आप जी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो मैंने शुरुआत किया था फ़ोटोशूट से। वहाँ पे 2-2.5 साल मैंने सिर्फ फ़ोटोशूट किया। अच्छा। मुझे ये रोलिंग एक्शन मतलब मैंने सुना नहीं था। तो मुझे बहुत मतलब बाकी वहाँ पे जब एक्स्ट्रा लगते थे तो मामा बुलाते थे बंदों को, तो उनसे मैं सुनता था कि आज इधर काम किया, यहाँ पे अच्छा लगा, ये आर्टिस्ट था, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार के साथ। तो मुझे भी लगता था यार थोड़ा देखते हैं। तो फिर फ़ोटोशूट करने के बाद मैं मामा को बोला कि मुझे थोड़ा बाहर मतलब देखना है। फिर उनके साथ कभी हफ्ते में 1-2 बार चला जाना, फिर गाने वगैरह करना। फिर वहाँ से धीरे धीरे फ़ोटोशूट से मैं रोलिंग एक्शन शुरू हो गया। मतलब उसके बाद आप फिल्म लाइन में जी हाँ। कंटिन्यू काम करना स्टार्ट कर दिए थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आप पहले आइडिया कंपनी में काम करते थे, आइडिया के लिए जी 9 to 5 जॉब करते थे, तो जब आप मेकअप आर्टिस्ट जर्नी जब आपने स्टार्ट किया तो आपने मेकअप का नॉलेज मतलब कैसे आपको मिला? आई मीन कैसे आप सीखे कि कौन से प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और कब किया जाता है? देखिए, शुरुआत में तो करीब 3-4 महीने तो मुझे मतलब समझने में लग गए कि किस फेस पे कौन से मतलब क्या मतलब कौन सा प्रोडक्ट कब कैसे कितना यूज़ करना है। तो धीरे 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 मामा ने सिखाया, मामा ने बताया। फिर वहाँ से धीरे धीरे जब करने लगे, फिर जैसा जैसा एक्सपीरियंस बढ़ते गया और सीखते गए उसके बाद से। और नीरज भाई, कुछ सालों पहले जहाँ तक मुझे याद है, तो मैं जो भी देख रहे हैं हमारे मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम या फिर जो भी अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं या फिर जो बाहरी लोग हैं, तो मैं उनसे कुछ चीज़ें बतवाना चाहूँगा आपसे कि बहुत टाइम पहले जब हमारी यूनियन एकदम पीक पे थी, जी हाँ। जब वो लोग ऑन सेट आके वो लोग फाइन मारते थे, उनको जो नॉन मेंबर जो काम कर रहे हैं उनको पकड़ते थे, उनके ऊपर फाइन पड़ता था। और
बड़ा अमाउंट का फाइन होता था। तो उस समय आप भी उनके साथ काफ़ी समय तक घूमे काफ़ी काफ़ी टाइम। और आप भी बहुत जगह पर ऑन सेट जाके आपने भी लोगों को पकड़ा कि नॉन मेंबर है, जो जी हाँ। कंपनी जो कर रहे थे उनके ऊपर फाइन भी गया यूनियन के माध्यम से। तो उससे आपके मतलब करियर पे कितना प्रभाव पड़ा? देखिए, यूनियन के अगर चेकिंग का बात अगर करें, पहले मैं यूनियन से रिलेटेड बात करता हूँ आपसे। जब तक ये चेकिंग वगैरह होता था ना, मतलब लोगों के बीच में एक डर था, ये जो हमारे मेंबर्स हैं, कि अगर मैं किसी नॉन मेंबर को बुलाऊंगा, बाकी को मुझे 2500 देना है, नॉन मेंबर को 1000 रुपया देना है, मेरा 1500 बचेगा। लेकिन इनके अंदर एक ये डर भी था कि अगर यूनियन आ जाती है, चेकिंग में अगर बंदा पकड़ा जाता है, तो 25,000 का फ़ाइन भरना पड़ेगा। 25,000। 25,000 का फ़ाइन भरना पड़ेगा। इस डर के वजह से मतलब लोगों के मन में एक था कि नहीं यार, जान दो, हम उसी बंदे को, जो मेंबर है हमारा, उसी को थोड़ा मतलब बार्गेनिंग करते हैं और उन्हें बोलते कि भाई तुम 2500 ले रहे हो, उसके जगह 2000 ले लो, बट आओ तुम ही। तो नॉन मेंबर के लिए लोग अक्सर मतलब बुलाने से पहले 10 बार तो ज़रूर सोचते थे। मुंबई में तो सोचते थे, मुंबई के बाहर भले वो लेके चले जाते थे, उसमें भी उनको ये डर रहता था कि नहीं, इनके साथ पोस्ट नहीं करना है कोई फ़ोटो, कोई सेल्फी नहीं लेना है कि भाई मुझसे पूछा जाएगा ये तुम्हारे सेट पे क्या कर रहा है, ये तो नॉन मेंबर है। राइट। तो ये डर था। और अभी का जो देख रहा हूँ, थोड़ी यूनियन के तरफ से भी है, बट ठीक है, अब यूनियन हर जगह तो जा नहीं सकता कि भाई आप ये करो। थोड़े मतलब हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके बीच में भी थोड़ा ये रहना चाहिए कि यार, कभी कहीं तुम भी 1000 रुपये 1500 रुपये से शुरू किए हो, आज तुम 5000 10,000 जो भी ले रहे हो, तो जो मेंबर हैं, अगर वो शुरू किए उन्होंने भी काम, तो यार नहीं, तुम 2.5 उनको दे सकते हो, एटलीस्ट 2 में बुला लो, बट मेंबर बुलाओ। बिल्कुल। क्योंकि हर जगह यूनियन नहीं पहुंच सकती है। बिल्कुल। ये हमारा भी दायित्व बनता है कि अगर हो सके, मैं आपके वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मेंबर को बुलाओ। लेकिन आपको, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेंबर, जो हमारे जो मेंबर लोग हैं जो कंपनी कर रहे हैं, वो खुद उन लोगों को बुला रहे हैं जो यूनियन से जुड़े ही नहीं है। राइट। इसमें ना एक डर है उन्हें कि ये पहले यूनियन में चेकिंग करता था, यूनियन के साथ जाता था, क्या पता अभी भी ये उनके कांटेक्ट में होगा। अगर मैं बुलाता हूँ उनको और मेरे सेट पे नॉन मेंबर होगा, एक आध घंटे 2 घंटे में अगर उन्हें पता चल जाए तो कहीं यूनियन ना बुला ले। ये डर अभी भी है, यूनियन का डर अभी भी है। तो यूनियन कहीं ना कहीं एक तरह से अभी भी एक्टिव है। बस लोगों को ये कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेट हो गया कि यूनियन ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, ओके। यूनियन का ध्यान है, लेकिन जो हमारा दायित्व है वो यही है कि भाई तुम तो मेंबर हो, करेक्ट, तुम मेंबर को बुलाओ। राइट। तो नीरज भाई, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जब आप यूनियन के साथ जब घूम रहे थे, जब रेड पड़ रही थी, नॉन मेंबर्स को पकड़े जा रहे थे, फाइन पड़ रहे थे, मतलब एक अलग पीक पे थी हमारी यूनियन, तो उस समय जब आप उनके साथ घूमे तो उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ और कितना आपको नुकसान हुआ, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जब मैं घूमता था, नुकसान तो नहीं बोलूँगा, हाँ, बट ये थे कि काफ़ी लोग मतलब पहचानने लगे थे फेस से कि भाई ये यूनियन के साथ घूमता है। और मैंने आज तक जितने भी काम किए हैं लगभग मेरे दोस्तों के बीच में किए। उन्होंने मुझे बुलाया है और अगर मेरे पास कोई ऐसा सूट आया तो मैंने उन्हें बुलाया। तो अभी तक तो यूनियन की वजह से कुछ ऐसा फ़र्क तो मुझे नहीं लगा कि मेरा नुकसान हो गया, जहाँ तक फ़ायदा ही दिख रहा है मुझे। क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले किसी से मतलब सुना था ऐसा कि नीरज को नहीं बुला रहे हैं, या फिर और भी जो 2-4 लोग थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उनको नहीं बुला रहे हैं क्योंकि वो लोग यूनियन के साथ घूमते हैं। अगर वो लोग यहाँ पर आ गए और गलती से कोई एक नॉन मेंबर बंदा आ गया तो वो लोग सीधा वहाँ पर बुला के फ़ाइन डलवा देते हैं, तो जो कंपनी कर रहा है उसका नुकसान हो जाता है। मैं आपको इसका रीज़न है कि नीरज को बुलाना भी बंद किए हुए। मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ। मैं जिस टाइम में यूनियन में घूमता था, तो मड में मेरे एक दोस्त का शूट था और मुझे उससे मीटिंग करना था नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली अपना बाइक उठाया और मड के लिए निकला। जहाँ पे मैं गया,
वहाँ पे बगल में भी एक शूट चल रहा था। वहाँ पे उन्होंने देखा मुझे तो उन्हें लगा कि यूनियन चेकिंग के लिए आई है। बहुत सारे लोग बाथरूम में छुपे थे, अच्छा। बट उस टाइम मैं चेकिंग के लिए नहीं आया था। मैं मेरे दोस्त से मीटिंग के लिए गया था। और मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी और बताता हूँ। एलोरा स्टूडियो मीरा रोड का, वहाँ पे मैं गया था चेकिंग के लिए। तो मुझे यूनियन के साथ गया था? यूनियन के साथ। तो मुझे कॉल आया, टिप मिला कि यहाँ पे ऐसा ऐसा एक बंदा है, वो नॉन मेंबर है और जो कंपनी कर रहा है वो मेंबर है। और उसमें मेरे को ये तक टिप मिला था कि ऐसा ऐसा कलर का कपड़ा पहन के बंदा सेट पे है। तो मैं सेट पे गया, तो जो मेकअप बैग होता है हमारा, वो बंदे ने अपने कंधे पे से हटा के साइड में रख दिया। और उसके वजह से आप किसी को डायरेक्टली पूछ नहीं सकते कि भाई आप मेकअप आर्टिस्ट हो, क्योंकि सब सेटिंग, ड्रेस, लाइटिंग सब सेम ही दिखते हैं। बट मुझे ये मालूम था कि ये बंदा ये कपड़े में है और यही है। तो मैंने उससे बोला आप मेकअप आर्टिस्ट हो? तो उसने बोला नहीं सर। बोला फिर आपके फोरहेड पे पफ का निशान क्यों है? तो वो उसे साफ़ करने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और सीधा बाहर लेके आया। और जब मैंने उसके बारे में इंक्वायरी किया तो पता चला वो नॉन मेंबर। ये पफ का निशान क्या था? ये मतलब बस उसको खाली मुझे ये देखना था कि उसे पफ, स्पंज ये सब पता है कि नहीं, और उसने अच्छा, फटाफट अपना ट्रिक था फोरहेड ये। साफ करने लगा। ट्रिक था ये। ये ट्रिक था पकड़ने का। बहुत बार तो ऐसा भी होता है ना कि मतलब जैसा कोई यूनियन से कोई आया और किसी को पूछा आप मेकअप में हो, बोला कि नहीं मैं मेकअप में नहीं हूँ। जैसे उसे चिल्ला के बात करेगा, हाँ तू मेकअप में है, बोला हाँ दादा मेकअप में हूँ, चल बाहर आ। हाँ ऐसा होता था, ऐसा भी बहुत बार होता होता था। और ना कितने को तो दौड़ा देते थे कि यूनियन नहीं, भाग 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 भाग। हाँ हाँ, यही तो आपको बताया मैंने कि लोग बाथरूम में छुपते थे। तो उससे आपको मतलब आपके काम पे, आपके करियर पे उस चीज़ का कोई असर नहीं हुआ? नहीं। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक फ़ायदा भी हुआ कि आपको बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। हाँ जी हाँ। लेकिन उसका फ़ायदा अब हो रहा है। हाँ ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने अभी रिसेंटली देखा था, मेरे को उन एक्ट्रेस का नाम याद नहीं आ रहा है, श्रुति हसन की बहन का शायद अपने फ़ोटो एक पोस्ट किया हुआ जी था। हाँ। उनका मेकअप किया था आपने? जी हाँ। कौन से प्रोजेक्ट के लिए? वो मतलब कैटलॉग शूट था। अच्छा, हम्म, तो उनका मेकअप किया था जी आपने? हाँ। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि वो बहुत स्वीट एक्टर हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी मैंने रिसेंटली थामा मूवी किया है मनीष शर्मा के साथ। हम्म, वहाँ पे मतलब साउथ के एक्टर थी रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना। बहुत स्वीट है, बहुत डाउन टू अर्थ है। और मुझे लगता है साउथ के जितने भी एक्टर हैं सच में डाउन टू अर्थ है। वो अपने कल्चर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं शायद बहुत इसलिए। बहुत। हम्म, उन्हें मेकअप दादा करके बोलना नहीं आता, वो नाम से बुलाती हैं, नीरज जी हाँ ये मेरा प्रॉब्लम है जी। रिस्पेक्ट करते हैं वो। ये है। ओके, तो नीरज भाई, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि अभी का जो दौर जो चला है, इसमें बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं जो खुद हेयर भी कर रहे हैं, मेकअप भी कर रहे हैं, प्रोस्थेटिक भी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज आपको लगता है उनके लिए, जो मेंबर हैं जो सिर्फ मेकअप कर रहे हैं और कुछ मेंबर्स हैं जो सिर्फ हेयर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है? बहुत बड़ा चैलेंज है जो और 3 in 1 है। बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट मतलब किया हुआ है। हाँ। और मैं खुद हेयर का क्लास लिया अच्छा, और मैं खुद हेयर भी कर रहा हूँ। और प्लस ये जो प्रोस्थेटिक भी जो उसमें जी मिक्स हाँ। हो रहा है, तो प्रोस्थेटिक भी आप कर रहे हो? जी हाँ। बहुत बढ़िया। तो इसमें मतलब कितना समय लगता है ये सब चीज़ें सीखने में? क्या प्रोसेस होता है इसका? देखिए, अगर मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रहा है तो उसको उसने शुरुआत से देखा है कि कैसे हेयर होता है और कभी ना कभी किया है। भले वो प्रोफेशनली ना किया हो, जो भी उसको जितना उसके अंदर है गुण उतना ही किया हो, बट उन्हें पता होता है कि ये ड्रायर किसे बोलते हैं, हीट प्रोटेक्टर किसे बोलते हैं, मूव्स का क्या है, स्प्रे क्या है। तो प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, तो सीखने में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं जाता। अगर हेयर सीखना है तो मतलब मेरे ख्याल से अगर बंदे के पास टाइम है तो 2.5-3 महीना में मतलब वो कर सकता है। ओके, तो प्रोफेशनल बन तो सकता उसके है लिए hair में। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जी ज़रूरी है। बहुत। तो थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता है अब सीखने में। मैंने जिसे नहीं पता है मैंने उसे मूव्स दे दिया, अब उसे यही नहीं पता कि इसे लगाना कहाँ है और कैसे।
तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपने किसी को मूव दिया हो और सामने वाला बहुत ही फ्रेशर है और उसको लगा हो कि यार ये मतलब झाग वाला क्या दे दिया, कहाँ लगाऊं, किसको लगाऊं? सब उसने कभी ऐसा लगा कि उसको झाग समझ के फेंक दिया हो? ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। सॉरी हमारी हेयर दीदी लोग के लिए, बट उन्हीं से रिलेटेड एक कहानी है कि एक बार एक दीदी को थोड़ा जाना था हमारे हेयर स्टाइलिस्ट को। तो उसने बोला कि उसको थोड़ा बहुत पता था, थोड़ा बहुत मतलब ना ही पता था, मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं पता था। तो उनको बोला बस आपको सेट पे बोले कि किसी चीज़ के लिए तो सिर्फ आपको यस बोलना है, आप खाली 1 घंटा कैसे भी हैंडल कर लो और मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। हाँ, थोड़ा उन्हें किसी को रेडी करने जाना था। तो हमारी हेयर स्टाइलिस्ट थी, तो आर्टिस्ट ने बोला, उस सेट पे मैं भी था, कि हेयर दी। तो उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला यस मैम। मुझे भी लगा कि नहीं आता है। तो उनको बुलाया और बोला थोड़ा बैक कॉम करो। तो थोड़ी पढ़ी लिखी थी वो जो हेयर दी थी, तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि करना कैसे, और वो पढ़ी लिखी थी, इस वजह से उन्होंने कॉम उठाया, कॉम के बैक हिस्से से उन्होंने घुमा दिया। तो उन्हें लगा ये बैक कॉम है। बैक एक और छोटा सा, एक बार ऐसे ही सीखने वाले का ही था, तो वो सीखने आ रही थी। तो उनकी जो इंचार्ज थी, उन्होंने बोला कि तुझे पिन वगैरह के बारे में मालूम है? उसने बोला हाँ जी सब मालूम है। तो जा पेटी में से इनविजिबल लेके आ। तो वो गई, बराबर पेटी ओपन किया उन्होंने। हमें सेट पे पेटी मिलता है जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स वगैरह रखे रहते हैं। तो उन्होंने जैसे ओपन किया, वो भी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने देखा इनविजिबल, इसमें तो सब कुछ दिख रहा है, तो इनविजिबल है क्या? बेचारी ने आधा घंटा ढूंढा, फिर हमारी दीदी आई, फिर उन्होंने पिन निकाला, बोला इसको इनविजिबल बोलते हैं। बट उनकी गलती नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी और उसमें उन्होंने देखा सब कुछ दिख रहा है, इनविजिबल कुछ है ही नहीं। सब दिख रहा। लेकिन एक ये चीज़ों से एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि नीरज ठाकुर जो मेकअप आर्टिस्ट है, ये जिस सेट पे रहते हैं, मजाल कि वहाँ का कोई भी मेकअप आर्टिस्ट शांत बैठ सके या फिर उदास बैठ सके। इनके पास इतने सारे किस्से हैं सुनाने के लिए, इतने सारे किस्से बताने के लिए, और शायरी अनलिमिटेड है। जैसे जियो में मिलता है अनलिमिटेड कॉलिंग, इनके पास अनलिमिटेड जोक्स होंगे, अनलिमिटेड शायरी होंगी, जिससे आपका पूरा दिन कैसे निकल जाएगा और काम भी हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। एक मेरा बता रहा हूँ आपको, मैं उस टाइम पे सीख रहा था, तो मुझे मेरे मामा ने बोला, मामा को एक शॉर्ट मूवी मिला था 10 दिन का, तो तुम्हें आई लैशेस वॉश करने आता है? मैंने बोला हाँ आता है। और मुझे मतलब मैंने देखा था कि दाढ़ी मूंछ कैसे वॉश करते हैं, बट मुझे नहीं मालूम था कि ये लैशेस के जो हेयर होते हैं वो अलग होते हैं। मैं बोला हाँ आता है, फुल कॉन्फिडेंस में, थोड़ा पढ़ा लिखा मैं भी था। तो एक मिनट, ये जो पढ़ा लिखा जो है, ये किसके लिए? जो सच में पढ़े लिखे उनके लिए या जो नहीं पढ़े लिखे उनके लिए? जो थोड़ा पढ़ लिख लेते, ना पूरा ना आधा, बीच वालों के लिए। तो आपको 9 to 5 जॉब कैसे मिली वो बताओ। तो मुझे बोला हमारे मामा ने कि आपको आई लैशेस वॉश करने आता है? मैंने बोला हाँ जी आता है। तो मैं सबको देखता था कि स्टील के बाउल में एसीटोन रखा, मूछ रखा, 5 छेड़ घूम के आए, थोड़ा सा मलमल के से साफ़ किया और वो साफ़ हो जाता था। तो मैंने आई लैशेस उसके अंदर रखा, एसीटोन भर दिए और मैं 5 छेड़ घूम के आया। तब तक आई लैशेस ऐसे सिकुड़ के छोटे हो गए थे। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा पढ़े लिखे की कहानी। आईलैश तो यहाँ पे पढ़े लिखे की कहानी। फिर वहाँ पे हुआ कि मैंने मेरा दिमाग चलाया। मैं हमेशा हेयर स्टाइलिस्ट लोग को देखता था कि वो स्ट्रेटनिंग करते थे, तो बाल अगर छोटे हैं तो 1-1.5 इंच बढ़ जाते थे स्ट्रेट करने के बाद। तो मैंने 180 पे स्ट्रेटनर गर्म किया और जैसे ही आई लैशेस को सीधा करने गया, वो बन के मोती का दाना बन गया। और मुझे लगा कि ये शायद 5-10 हज़ार का आता होगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था तब तक कि मतलब मैं जस्ट सीख ही रहा था।
कि ये 200-300 में आ जाता। तो मैं भाग गया कि अब मैंने 5,000 का नुकसान किया, अब तो पक्का मार पड़ेगी मामा से। तो मामा नीरज नीरज चिल्लाते रह गए, मैं आया ही नहीं उनके सामने। फिर वो पेटी में से लाइसेंस निकाले और उन्होंने आके उसको लगा दिया। हाँ। फिर बाद में जब मैंने उन्हें बताया तो जितना आप हंसे उससे डबल वो हंस रहे थे। मतलब ये जो किस्सा है ये मुझे लगता है कि हमेशा याद रहेगा लोगों को। इससे रिलेटेड एक और है, अगर आप बोले तो मैं। नहीं, कुछ क्वेश्चन आंसर अभी कर लेते हैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इनके पास इतने सारे किस्से हैं ना, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। आप लोग वीडियो देखते रह जाओगे, कभी ख़त्म नहीं होगा वो। तो कभी लाइव आऊँगा तो ज़रूर आऊँगा इनके साथ में। तो अगला सवाल मेरा आपके लिए ये है नीरज भाई कि जैसे जिस तरह से आप फिल्म इंडस्ट्री में लोग जैसे आपको जानते हैं, जी हाँ, और काफ़ी लोग जानते हैं, मतलब जहाँ तक मुझे पता है वो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट 70% से ऊपर। हाँ, तो मेकअप आर्टिस्ट हो, हेयर स्टाइलिस्ट हो, मतलब ये जो दो जो मेन डिपार्टमेंट है जिनके साथ हमारा ज़्यादा काम होता है, जी हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो नाम से जानते हैं कि हाँ भाई नीरज ठाकुर। कोई जी हाँ। पूछे भाई नीरज को जानते हैं, कौन नीरज? तो नीरज ठाकुर, हाँ उसको जानता हूँ। तो ये जो जब आप कभी ऐसा सुनते हो कि यार मुझे इतने सारे लोग इंडस्ट्री के लोग जानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, जी हाँ, बैक बिचिंग तो सब कोई किसी ना किसी की करते रहता है, खैर, लेकिन आपको कभी ऐसा लगता है कि यार मतलब प्राउड फील होता है कि यार मेरे को इतने लोग जानते हैं, मुझे अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, सच में प्राउड फील होता है ना? है। जी हाँ, तो मतलब इतना नाम कमाना इंडस्ट्री में, भले काम गिने चुने लोग दें, जी लेकिन हाँ, जानते सब लोग हैं। जी हाँ, तो ये सुन के कितना अच्छा लगता है कि यार शायद मेरे को और कुछ करना चाहिए, क्योंकि अदर डिपार्टमेंट के लोग भी मुझे जाने। जी हाँ, तो ऐसा कभी आपके दिमाग में आया कि कुछ और अलग से करना चाहिए? जी हाँ। तो ऐसा क्या करना चाहोगे? देखिए, अभी तक मेरे से जितना हुआ है मैंने लोगों का बहुत हेल्प किया है, चाहे वो शूटिंग से रिलेटेड हो या सेट के बाहर कुछ इशू हुआ हो। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे से हो सकता है तो मैं उनका हेल्प करूँ, और मैंने लोगों का किया है। अब जैसे कोई कोई नया लड़का है जिसको मेकअप सीखना है, उसके पास कार्ड बनाने के पैसे नहीं है और उसको काम सीखना है, तो क्या आप उसको हेल्प करोगे? देखिए, हेल्प करना, मैं अब ये नहीं बोल सकता मैं खुद मेंबर हूँ कि मैं उन्हें काम पे रखवा दूँगा। मैं उन्हें ये बोलूँगा कि आपने जैसा अभी तक मैनेज किया है थोड़ा सा और कोशिश करो। और लाख रुपए के करीब में कार्ड है हमारा, 1,01,000 रुपया। लेकिन लाख रुपए भी कम नहीं होता है ना, लाख रुपए तो बहुत हो गए। अब देखिए, ये अब उसके पास पैसे नहीं है तो 1 लाख का कार्ड बना है, उसके बाद सिर्फ 40-50 हज़ार का सामान तो खरीदो। उनके लिए ऑप्शन है कि वो मराठी शो वगैरह ज्वाइन कर ले। शिवसेना मनसे का कार्ड बनता है 2,500, 3,000 में, 5,000 में, जो भी वो बना के वो मराठी शो कर सकते हैं। बाद में जब वो थोड़ा सीख ले और थोड़ा कमाने लगे तो उसके बाद वो हमारा मेंबर बन के आ सकते हैं हिंदी में। यूनियन के क्या फ़ायदे लगते हैं आपको कि मतलब एज ए यूनियन मेंबर मतलब आपको ऐसा क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि मैं ये चीज़ें उनके लिए बताना चाहता हूँ जो कहते हैं कि मतलब यूनियन से अब फ़ायदा नहीं होता है, यूनियन किसी काम की नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा बताएं, कुछ उनके बेनिफिट्स बताएं, ताकि लोगों तक वो चीज़ें पहुँच सकें। देखिए, मैं यूनियन के ना बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। यूनियन ने जब हमने कार्ड बनाया तब वहाँ पे मेमो साइन किया हमने। वहाँ पे सीधा लिखा था कि हम आपके काम की जिम्मेदारी नहीं लेते। अच्छा, पहली बार तो उसके लिए आपके कॉन्टेक्ट बहुत मायने रखते हैं, आपका बिहेवियर बहुत मायने रखता है। आप सामने वाले से किस तरीके से बात करते हो, इस तरीके से बात करो कि उसे लगे कि नहीं यार इसे बुलाना है करो। पहला चीज़। बेनिफिट्स जो है यूनियन के, सब आपने 1 लाख का कार्ड बना लिया, आपको साल का 2,000 रुपये चंदा भरना है। साल भर में आप बीमार पड़ते होंगे, कभी ना कभी आप बीमार पड़ते होंगे, उसका आपने 10 रुपये का एक मेडिकल का दवा भी लिया है, वो बिल अपने नाम पे लिखिए। आपने कोई जैसे 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, जो भी आप अगर कभी बाई चांस अगर खुदा ना खास्ता अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हो, वहाँ के बिल्स वगैरह लेके रखिए। और साल में एक बार नवंबर के महीने में वो सब जमा कर दीजिए। जो आपका 15,000 यूनियन देती है, अगर आपका 25,000 का है तो 15,000 तो आपको मिलेगा, वो तो आपका बेनिफिट्स है। उसके बाद ऑन सेट आप मेंबर हो, आपके चंदा भरा हुआ है, कहीं अगर कुछ हो जाता है तो जो यूनियन है वो फेडरेशन से मर्ज है, फेडरेशन से जो है, तो वहाँ पे सारे मेंबर, हमारे प्रोड्यूसर भी है वो भी सब मेंबर है फेडरेशन के। तो 8 से 10 लाख रुपया मैंने देखा है लोगों को मिलते हुए।
अभी 8 से 10 लाख रुपए? हाँ, ये फेडरेशन की तरफ से मिलता है, प्रोड्यूसर यूनियन की तरफ से मिलता है, जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ से। और अपनी यूनियन अगर आपका चंदा वगैरह सब भरा हुआ है तो वो भी हेल्प करती है 2-3 लाख रुपया कम से कम। हम्म, तो ये आपका बेनिफिट है कि अगर कुछ हो गया, आप तो चले गए, हम्म, आपके पीछे आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, अब अचानक से आप आज चले गए, कल से उनका पढ़ाई नहीं छूट सकता है, उनके क्लासेस नहीं छूट सकते, खाना पीना नहीं छूट सकता। तो ये जो पैसा मिलता है ये कहीं ना कहीं साल 1.5 साल 2 साल निकालने के लिए काफ़ी होता है। तब तक सब एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ उनको भी पता हो जाता है कि अब तो वो रहे नहीं, राइट। तो आगे चल के वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको साल 2 साल का मोहलत मिल जाता है कुछ भी अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। मतलब यूनियन से सपोर्ट मिल जाता जी है, हाँ। थोड़ा सा सर्वाइव कर ले कम से कम साल 2 जी साल हाँ। एटलीस्ट, क्योंकि तब तक तो कुछ गाड़ी ना धीरे कुछ धीरे पटरी पे आ ही आ जाती ही है। जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं नीरज भाई। दूसरा एक और बेनिफिट यूनियन का, सॉरी मैं आपकी बातें काट रहा हूँ, हम्म, कि आपने अगर यूनियन का कार्ड बनाया है, आपने चंदा बराबर भरा है हम्म, और आप कोई प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हो, हम्म, वहाँ पे आपने एग्रीमेंट बनाया है हम्म, और आपके पैसे बाई चांस फंस जाते हैं, हम्म, लाख 1.5 लाख जो भी, हम्म, तो आप यूनियन में जाके, फेडरेशन में जाके कंप्लेंट डाल सकते हो, अपना जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है प्रोडक्शन हाउस के साथ वो सबमिट कर सकते हो और यूनियन आपका हेल्प करता है पैसा निकालने में। ओके ओके। तो जैसे मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल एक बातें कर रहा हूँ मैं कि मतलब इतने समय से सब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इतने ज़्यादा लोग हो गए काम करने के लिए, भले वो मेंबर हो, नॉन मेंबर हो या फिर अदर यूनियन के मेंबर्स हो, लेकिन जो अमाउंट जो मिलना चाहिए यूनियन का, जो एक रेट जो फिक्स किया गया है, जो बनाया गया है कि ये रेट लिस्ट ये है, उसके ऊपर तो कोई मतलब जो भी मेंबर हो, चाहे नॉन मेंबर का तो चलो बात ही हटाओ, जो मेंबर है वो रेट को भी तो फॉलो कोई नहीं कर रहा है ना। देखिए, उस बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यूनियन हर जगह आपके पीछे नहीं आएगी, हम्म, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। हम्म, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। हम लोग मीरा रोड में एक शो चल रहा था, शो का नाम मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। हम्म, तो वहाँ पे पता चला कि रात के 12 बजने वाले हैं, तो हम लोग गए चेकिंग के लिए। तो वहाँ पे सब मेंबर थे, कोई इशू नहीं था, सब सही थे। तो उन्होंने बोला कि ये हमें कन्वेंस नहीं देते रात के 12 बजे के बाद। हमने उनके प्रोडक्शन हाउस में बात किया, वहाँ पे जो प्रोडक्शन में अवेलेबल थे उनसे बात किया, सब किया, हमने सबको कन्वेंस दिलवाया। हम्म, कन्वेंस दिला के हम हार्डली 4-5 किलोमीटर आगे निकले थे, सबके हाथ में पैसा दिलवाने के बाद। हम्म, और फिर मुझे कॉल आता है कि सर, जो आप लोग ने कन्वेंस दिलाया था तो प्रोडक्शन ने मांग लिया, तो हमको कन्वेंस नहीं दे रहे हमने। तो मैंने उन्हें बोला कि हमने तो आपको दिलवाया था, तो आपने वापस किया क्यों? बोलते मुझे आगे काम करना है ना उनके साथ। मैंने फिर काम कीजिए उनके साथ। बोला मेरा काम था कि आपको नहीं मिल रहा था दिलवाना, मैं आके दिलवाया। उसके बाद अगर आप उन्हें वापस देते हो क्योंकि आपको काम करना है, तो आप क्या गारंटी कि मैं अभी आके वापस दिलवाऊँ आपको और फिर आपको कल काम ना करना हो? आपको कल भी तो काम करना है, आप फिर जमा करोगे तो पूरी रात में बस आऊँ, आपको दिलवाऊँ और जाऊँ। ये मतलब ये तो ऐसा हो गया ये कि जो ये जो है ना, ये मैं बोलूँगा कि प्रोडक्शन हाउस की गलती नहीं है, हमारे बंदों की गलती है। मतलब खुद का स्टैंड नहीं ले पा रहे Yes. हो। और इसमें क्योंकि क्या है, इतनी कंपटीशन हो गई है इंडस्ट्री में कि सबको काम अपना बचाना है, सबको काम करना है, तो कोई नहीं चाहता कि हम बुरे बने, correct. तो आपको थोड़ा तो बुरा बनना पड़ेगा। अपना stand और लेना ये पड़ेगा उसको। दूसरे मेकअप आर्टिस्ट को भी सोचना चाहिए कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ है, उस वजह से उसे हटाया गया है, तो कल उनके साथ भी ऐसा होगा और उन्हें भी हटाया जाएगा। तो स्टैंड उन्हें भी लेना चाहिए कि भाई आपने उन्हें क्यों हटाया, ये उनको पूछना चाहिए प्रोडक्शन हाउस से। अगर प्रोडक्शन हाउस आपको बराबर जवाब नहीं दे रहा है, तो इंडस्ट्री में हर किसी के पास एक दूसरे का नंबर शेयर होता है, राइट। तो आप उनसे पूछ लो कि यहाँ पे पहले कौन कर रहा था, कोई ना कोई आपको बता देगा कि यहाँ पे ये दादा काम करते थे। आप उनसे पूछो कि भाई आपका क्या दिक्कत हुआ है, वो बताएंगे कि भाई मैंने कन्वेंस मांगा था इसके लिए हटाया। तो आप सीधा वहाँ पे आप प्रोडक्शन हाउस को बोलिए कि भाई उन्होंने कन्वेंस मांगा, आपने उन्हें हटाया है, कल होके मैं भी कन्वेंस आपसे मांगने वाला हूँ, तो आप मुझे भी हटाओगे क्या? अगर वो बोलेंगे कि हम कन्वेंस नहीं देते, तो फिर सर आप जिसके साथ कर रहे थे वही बेटर है ना आपके लिए। करेक्ट। तो ये हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, बिल्कुल। तो ही यूनियन कुछ कर सकती है। आप सिर्फ यूनियन के भरोसे हो तो नहीं कुछ कर सकते। करेक्ट। तो ये उनके लिए क्लियर हो गया जो बहुत जिनको बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं यूनियन को लेकर,
मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको इस चीज़ का जवाब मिल चुका होगा। खैर, हम अब यूनियन के अलावा कुछ और सवाल ये करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नीरज भाई, आप मतलब एक बहुत छोटे लेवल से आपने स्टार्ट किया है, आज कहीं ना कहीं मतलब आप बहुत अच्छे जगह पे काम कर रहे हो, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो। तो ये जो इतने सालों की जो जर्नी रही है, 15-16 सालों की जो आपकी जर्नी रही है, तो इसमें आपने मतलब क्या चेंजेस देखे हैं स्टार्ट से लेके अब तक? मतलब क्या, और आपको क्या लगता है कि आगे और क्या चेंज होना चाहिए? देखिए, जब मैं आया था इंडस्ट्री में तब इतने नहीं थे लोग, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था जितना अब है। मुझे लगता है बस आप अच्छा रिलेशन बनाओ लोगों से, काम खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। और आपका काम, आप उस लेवल का काम करो कि सामने वाला अगर चाहता भी हो कि मैं उसे बुला लूँ, क्योंकि वो नीरज से कम पेमेंट में आता है, फिर भी उसे ये महसूस हो कि नहीं यार, नीरज फिर ये करके भी देता है, और ये वो नीरज करके दे देगा, ये शायद नहीं कर पाएगा। तो वो कहीं ना कहीं अपनी एक वैल्यू बना हुआ है, वैल्यू तो अपनी वैल्यू बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस ये, आप थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा बताएंगे कि आपने इतने सालों की जर्नी में आपने मतलब क्या चेंजेस देखे हुए हैं? मतलब जैसे पहले बहुत सारे लोग थे, बहुत कम थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए, जी हाँ। और बाकी जो ऑन ग्राउंड इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में आपने क्या अलग चेंज देखा हुआ है? क्या अलग चीज़ें मतलब एक गलत तरीके से चेंज हुई है या फिर सही तरीके से चेंज हुई है? थोड़ा सा उस बारे में बताएं। देखिए, हम जब शुरुआत किए थे तब 2D कैमरा होता था, हम्म, और आज हम एलेक्सा रेड पे काम कर रहे हैं। हम्म, तो बहुत सारी चीज़ें, वीडियो क्वालिटी, क्लैरिटी, सब बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम्म, एक टाइम था जब वो सिर्फ सीरियल, मूवी, एड, इसके अलावा कुछ नहीं था। आज आपके पास करने के लिए शॉर्ट मूवी है, रील्स है, वेब सीरीज़ है, काफ़ी है। आज के टाइम पे मुझे लगता है काम बहुत है जो काम करना चाहता है उनके लिए। और उसके लिए आपको सबसे पहला मेन, जो मैंने आपको पहले ही बताया, कि आपको रिलेशन और आपका काम दोनों दिखाना होगा। हम्म। तो मतलब कहीं ना कहीं वही है कि भाई आपको अपनी वैल्यू बनाए रखनी है बनाए रखना मार्केट में, पड़ेगा। अगर आपको कंटिन्यू रहना है तो। खैर, आप कोई भी एक ऐसी चीज़ें बताएं जो इंडस्ट्री के बारे में खास करके, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो और एक नेगेटिव पॉइंट हो, और जो नेगेटिव पॉइंट है वो कितना स्ट्रांग है और उसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है। देखिए, नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बोलूँ, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। फिर भी एक मेन जो अगर हम बोले, तो मुझे लगता है कि जो लोग कम बजट करके काम पे चले जाते हैं, वो उन्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और अगर आप उस लेवल पे काम करते हो कि आप 4 लोगों को बुलाते हो, तो कोशिश करो कि मेंबर को बुलाओ, और दूसरा चीज़ उन्हें बुलाओ जिन्हें सच में काम की ज़रूरत है, उन्हें नहीं जो बस दिन भरना चाहते। राइट। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति भी हैं, बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है, कॉस्ट्यूम में भी, या फिर इंडस्ट्री में ऐसे हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब जिसको होता है कि बस सेट पे आ गया, मेरा मीटर डाउन हो गया, मेरा पेमेंट चालू हो गया, अब कब ख़त्म हो कब निकलूँ बस। बहुत नहीं, काफ़ी है, काफ़ी वही। काफ़ी। तो मतलब उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि भाई तुमको सच में काम की ज़रूरत है, काम की इज्जत करो और तो पैसा लो और घर जाओ, या फिर तुम बताओ? देखिए, अगर आप उसे सिखाने जाओगे तो बोलेगा आपको ज्ञान दे, चलो, तो आप ज्ञान तो बिल्कुल मत दो, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान लेने वाले नहीं, सिर्फ देने वाले देने वाले हैं बैठे हमारे हैं। इंडस्ट्री में। तो आप खुद से देखो कि आप एक दिन बुलाने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि कौन कितना काम करना चाहता है और कौन अपना दिन भरना चाहता है। तो कोशिश करो कि काम करने वाले आ जाए। दिन भरने वाले बहुत मिलेंगे आपको। जब ऐसा 100 का भीड़ हो तो आप दिन भरने वाले बुला लेना, लेकिन जहाँ 4 की भीड़ हो वहाँ काम करने वाले बुला। तो नीरज भाई, आप ऐसा कोई एक कुछ चाहेंगे कि मतलब जो अगले 5 से 10 सालों में फिल्म इंडस्ट्री में वो चीज़ें चेंज होनी चाहिए, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो वो क्या है? देखिए, 5-10 साल नहीं, मैं चाहूँगा कि कल चेंज हो जाए। जैसे कि अगर आप, मैं खैर अभी डेली शॉप पर तो जाता नहीं हूँ, जो जाते हैं उन्हें वहाँ का खाना का क्वालिटी पता होगा। आलू भिंडी जो मैं चाहूँगा कि कम से कम इतना मेहनत 12 घंटा 14 घंटा आप उनका ले रहे हो, तो खाना उन्हें अच्छा मिले।
दूसरा चीज़ वहाँ के स्पॉट दादा का थोड़ा सा बर्ताव कि मोस्टली मुझे लगता है दिन में तीन बार से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता गर्मी में कोई चाय पीता हो। उनसे चाय मांगने जाओ तो केटल रखा है ले लो, वो चेंज हो जाए यार आप दादा मैं लाके भले आप केटल से लाके दे दो, पीछे से लाके दे दो घुमा के, उन्हें लगेगा कि हाँ थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट है, वो चेंज हो जाए। फिर आप वहाँ पे क्लीनिंग बाथरूम वगैरह जो रहता है मतलब शायद पब्लिक टॉयलेट उससे थोड़ा सा साफ होता होगा। अच्छा। यहाँ पे हम 2 रुपया देते हैं तो ये सब बदल जाए। दूसरा चीज़ अब ये मेकअप वाले भाजी बेचने थोड़ी आए हो, भाजी वाला थोड़ी है, राइट। तो थोड़ा वो चेंज हो जाए। मेकअप दादा बोलने में कोई छोटा नहीं होने वाला है, और वो मेकअप वाले बोलने पे थोड़ा सा साउंड लाइक भाजी वाला, वो चेंज हो जाए। या मेन यही है, मैंने ये मतलब कहीं ना कहीं कहने का ये मतलब है कि जो बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिल जाए। मेकअप और हेयर के जो लोग हैं खास करके, हाँ, जो लोग बिहाइंड द क्योंकि कैमरा वो विद एक्टर जो मुझे काम लगता करते है हैं, कि 16 घंटा 15 घंटा देने के बाद थोड़ा तो यार रिस्पेक्ट बनता है। और कहीं ना कहीं वो लोग जब बड़े किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उनको एक कैटेगरी और यही अगर हम मूवी में जाते हैं वही स्पॉट वाले, हाँ वही स्पॉट रहता हमारे, हाँ वो फिर सब चीज़ें एक्चुअली मैं बोलूँ ना तो गलती उनकी भी नहीं है। जो अभी वहाँ पे अगर हम मूवी करते हैं तो क्राफ्ट टेबल का बजट होता है 50,000, यहाँ पे होता है 7,000 डेली शॉप में, तो वो ट्रीटमेंट 7,000 वाला फर्क लगेगा। पड़ता है। तो ये चेंज हो जाए। अगर आप 50 नहीं दे सकते कोई बात नहीं, 15 तो दे दो, ताकि चाय हमारे पास आए, हम चाय के पास ना जाए। ऐसे बहुत सारे डेली शॉप भी है ना जहाँ पर मैंने देखा कि दिन में 3-3 4-4 लीटर दूध आते हैं और उसी में ही चाय बन रहा है तो उसी में पिला रहे हैं। मतलब वो हम जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा दूध वाली बनाना, तो बोलते थोड़ा पानी वाली बनाना क्योंकि उनको उस 3 लीटर में 16 घंटा खींचना है। तो स्पेशल चाय बोलोगे आप, जैसे वहाँ पे घूमे तैसे तब तक वो पानी पहुँच चुका रहता है उसके अंदर। तो या तो आप अगर चाय बनवा रहे हो तो वहाँ पे आपको खड़े होकर ऐसे देखना पड़ेगा ताकि वो क्या डाल रहे हैं। अगर आपने गलती से कोई कॉल उठाने के लिए मुंडी नीचे झुकाया तब तक वो पानी पहुँच जाए। तो थोड़ा ये सब बदल जाए बस। तो जहाँ तक मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि खास करके डेली सोप में जो है कि मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट को थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिले। सेकेंड थिंग, जो भी वॉशरूम्स जो गंदे रहते हैं वो थोड़े से क्लीन रहे। और सेट पे जिस तरह से आवाज़ दिया जाता है मेकअप हेयर को, वो उसमें थोड़ी सी बदलाव आनी चाहिए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और कुछ बता सकते हैं आप? मुझसे रिलेटेड एक कहानी बताता हूँ जो बीच में छूट गया था हमारा। ये सीखने टाइम की कहानी है। मैं सीख ही रहा था मामा के साथ, तो मामा ने बोला मूंछ वॉश करने आता है। तो मैंने देखा था और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई था उस टाइम पे कि हाँ मुझे सब आता है, बट आता नहीं था। तो मैं बोला हाँ आता है ना। तो मैंने बोला जाए मूंछ वॉश करके आ। वो कंटिन्यूटी का मूंछ था और आर्टिस्ट को आने के लिए 2-2.5 घंटे थे। तो मैंने लोगों को देखा था कि स्टील का बाउल लेते हैं, उसके अंदर एसीटोन डाल के मूंछ डुबा दिया, फिर घूम के आए 10-15 मिनट, और फिर जैसे ही थोड़ा सा मलमल से साफ़ किया मूंछ साफ़ हो जाता था। तो मैंने स्टील का बाउल ढूंढा, मुझे मिला नहीं। तो उस टाइम पे पहले चलता था बोरकर का डब्बा नीला कलर का, अगर आपने देखा हो तो मुझे उसका ढक्कन मिला पाउडर का। तो उसमें मैंने एसीटोन भरा और उसके अंदर मूंछ डुबा दिए और मैं घूमने चला गया। मैं 5 मिनट बाद आऊँगा कर दूँगा, और मुझे लग गया 20 मिनट। मैं आया तब तक एसीटोन गायब था, सूख चुका था, पूरा सूख चुका था, पूरा उड़ चुका था। मैंने मूंछ निकाला, मूंछ उठाया तो साथ में डब्बा भी उतरा। तो मुझे मालूम नहीं था कि पिघल जाता है, प्लास्टिक एसीटोन से पिघलता है। और वो मूंछ जो था वो कंटिन्यूटी का मूंछ था। तो मैंने ज़बरदस्ती खींच के निकाले तो हर एक मूंछ के बाल के ऊपर ब्लू कलर का लेयर चढ़ा हुआ था, कोटेड हो चुका था। फिर बाद में अब कांड तो हो चुका था। मैंने मेरे मामा को बुलाया, बोला मामा ये मैंने थोड़ा अच्छा काम किया है। तो 2-3 चमाट खाए। फिर 1.5 घंटा मामा ने एसीटोन में डुबा डुबा के धीरे धीरे एक एक बाल निकाले हैं उस पे से ब्लू कलर का लेयर। मतलब लुक अचीव करने में 1.5 घंटे लग गए। तो जाते जाते मैं नीरज भाई के लिए एक शायरी लिखा हूँ, जिस तरह का इनका मूड होता है सेट पे। और मैं चाहूँगा कि ये सेशन का
एंड भी मैं उसी तरह से करूँ। तो उनके लिए एक छोटी सी शायरी लिखा हुआ है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। एक मेरे तरफ से भी। कोई क्या डराएगा मौत के मंजर से, बंदे में हौसला होना चाहिए, वो खुजा सकता है खंजर से। बहुत बढ़िया। चल, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये थे नीरज ठाकुर, जिनके साथ आज हमने बहुत लंबी बातचीत की है और काफ़ी मज़ा आया।